Hello friends, welcome to my channel. I hope this video finds you in good health and spirit. चंद्रयान 3, जी हाँ, अगस्त 23 वेडनेसडे के दिन शाम 6:04 पे चंद्रयान 3 ने मून पर सक्सेसफुल लैंडिंग कर ली और इंडिया ने इसके ज़रिए हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा दिया। आज पूरी दुनिया इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है सक्सेसफुल मिशन के कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है ये कोई आम अचीवमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसकी वजह से हर इंडियन आज प्राउड फील कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपने जाना है कि चंद्रयान 3 के पीछे का एक्चुअल मिशन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है? क्योंकि इसके पहले भी चंद्रयान 2 भेजा गया था लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा था। वो क्यों अनसक्सेसफुल रहा, उसके पीछे के क्या रीजंस हैं और अब चंद्रयान 3 में क्या क्या चेंजेस लाए गए ताकि इंश्योर किया जा सके कि इस बार ये मिशन सक्सेसफुल रहे। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के वीडियो सब तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पहले भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट मून पर भेजे गए थे ताकि वहाँ के एटमॉस्फेयर और लैंड सरफेस को एग्जामिन किया जा सके, लेकिन आज तक मून के साउथ पोल पर कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं पहुंचा है, वहां पर किसी ने भी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करवाई है। और चंद्रयान 3 पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसने मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की और इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जिसने मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली करवाई। तो फ्रेंड्स, सॉफ्ट लैंडिंग एक तरीके का मून मिशन है और ऐसे ही अलग अलग टाइप के मून मिशंस होते हैं और हर टाइप मून को अलग अलग तरीके से एग्जामिन करने के लिए यूज़ किया जा चुका है। तो आइए इन टाइप्स को भी मैं आपको मोटे मोटे तौर पर समझाने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे सिंपल टाइप के मून मिशंस होते हैं फ्लाई बाय मिशन। फ्लाई बाय मिशंस में बेसिकली एक स्पेसक्राफ्ट मून के बहुत करीब से गुजरता है लेकिन उसे ऑर्बिट नहीं करता और इसकी मदद से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रखते हुए दूर से ही मून को ऑब्जर्व करने की कोशिश की जाती है। कुछ सबसे पहले जो एग्जांपल्स हैं फ्लाई बाय मिशंस के वो हैं पियोनियर 3 और 4 और ये भेजे गए थे सोवियत यूनियन के द्वारा। इसके आगे आते हैं हमारे ऑर्बिटर मिशंस। जैसे फ्लाई बाय मिशंस में एक स्पेसक्राफ्ट मून के करीब से गुजर के आ रहा था, चक्कर नहीं लगा रहा था, वैसे ही अब ऑर्बिटर मिशन में एक स्पेसक्राफ्ट लूनर ऑर्बिट के चक्कर लगाता है और ऐसे स्पेसक्राफ्ट को बहुत देर तक मून के सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंडिया का भेजा हुआ चंद्रयान 1 भी एक ऑर्बिटर था और ऐसे ही बहुत सारे कंट्रीज़ ने 46 ऑर्बिटर्स अभी तक मून पर भेजे हैं। फ्रेंड्स, ऑर्बिटर मिशन बहुत ही कॉमनली यूज़ किए जाते हैं मून को स्टडी करने के लिए क्योंकि ये बहुत देर तक काम करते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 2 के साथ भेजा हुआ एक ऑर्बिटर अभी भी ऑपरेशनल है और इसलिए चंद्रयान 3 के साथ कोई ऑर्बिटर नहीं भेजा गया क्योंकि वही ऑर्बिटर अभी यूज़ किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट होते हैं इम्पैक्ट मिशंस। इम्पैक्ट मिशंस ऑर्बिटर मिशंस का ही एक एक्सटेंशन है और इसमें यह होता है कि जो मेन स्पेसक्राफ्ट है उसमें से एक या दो इंस्ट्रूमेंट्स उससे अलग हो जाते हैं और लूनार सरफेस पर आकर गिर जाते हैं और गिरकर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉय होने से पहले ही बहुत अच्छी और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया है इम्पैक्ट मिशन, यानी जो इंस्ट्रूमेंट है वो लूनार सरफेस पर गिरकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ मिशन है लैंडर मिशन। लैंडर मिशन में बेसिकली एक स्पेसक्राफ्ट मून पर जाकर सॉफ्ट लैंडिंग करता है और ये ऑर्बिटर मिशन से कई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इनफैक्ट लैंडर मिशन के किए गए फर्स्ट 11 अटेम्प्ट्स पूरी तरह फेलियर रहे, यानी वो मून पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए, क्रैश हो गए। और जो सबसे पहला सॉफ्ट लैंडिंग का सक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा वो था लूना 9 स्पेसक्राफ्ट का। 31 जनवरी 1966 को सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग पॉसिबल हो पाई और ये स्पेसक्राफ्ट भी सोवियत यूनियन के द्वारा ही भेजा गया था और इसके ही मदद से हमने मून के सरफेस की सबसे पहली फ़ोटो खींची थी। तो फ्रेंड्स, लैंडर मिशन से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है रोवर मिशन, क्योंकि लैंडर स्पेसक्राफ्ट बहुत हेवी होते हैं तो ये मून के सरफेस पे मूव नहीं कर पाते, स्टेशनरी एक ही जगह खड़े होते हैं। तो इसलिए और ज़्यादा डेटा कलेक्ट करने के लिए, मून को एक्सप्लोर करने के लिए लैंडर स्पेसक्राफ्ट के साथ रोवर्स भी भेजे जाते हैं रोवर मिशन में। और क्योंकि रोवर साइज में छोटे होते हैं और हल्के भी होते हैं और साथ ही इनमें व्हील्स भी लगे होते हैं तो इसलिए ये बड़े आसानी से मूव कर सकते हैं और बड़े पास से, बड़े करीब से मून को एक्सप्लोर कर सकते हैं।
और चंद्रयान 3 भी एक रोवर मिशन ही है। तो फ्रेंड्स, सबसे डिफिकल्ट और सबसे कॉम्प्लिकेटेड मिशन होता है क्रूड लैंडिंग का। इसमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स मून के सरफेस पर लैंड करते हैं और फिर एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अब तक दुनिया में सिर्फ 12 लोगों ने ही मून के सरफेस पर पैर रखा है और 1972 के बाद से लेकर आज तक कभी क्रूड लैंडिंग का अटेम्प्ट ही नहीं किया गया। लेकिन नासा का आर्टेमिस 3 जो कि प्लान किया गया 2025 को, ये भी एक क्रूड लैंडिंग मिशन ही होगा और करीबन 50 सालों के बाद कोई क्रूड लैंडिंग मिशन अटेम्प्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टाइप्स ऑफ मून मिशंस और इन्हें मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, अब समझने की कोशिश करते हैं कि चंद्रयान 2 फेल क्यों हुआ था और क्या उसमें कमियां थी और क्यों चंद्रयान 2 सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आइए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, चंद्रयान 2 978 करोड़ इंडियन रुपीस का एक अनमैन्ड मिशन था और ये फेल इसलिए हुआ क्योंकि जो लैंडर स्पेसक्राफ्ट था उसने मून के सरफेस से 2.1 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर कम्युनिकेशन ही लूज कर दिया और हम उसे यहाँ से कंट्रोल ही नहीं कर पाए। वैसे लैंडर मिशंस इसलिए भी डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि मून के सरफेस पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। जो लैंडर को लैंड करने के लिए फायरिंग अटेम्प्ट्स लगते हैं वो एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से रॉकेट इंजन फायर नहीं कर पाता। इसकी वजह से अब तक सिर्फ 37% सॉफ्ट लैंडिंग ही सक्सेसफुल हो पाए हैं। इसरो के चेयरमैन के सिवन इस इंसिडेंट को 15 मिनट्स ऑफ टेरर का भी नाम देते हैं क्योंकि ये 15 मिनट्स बहुत प्रिसाइज टाइमिंग था और हम इस चैलेंज में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। असल में ये था कि विक्रम लैंडर का सॉफ्टवेयर इमेजेस ले लेकर ये डिसाइड करने वाला था कि कहाँ पर लैंड करना और इसे जो पैच दिया गया था वो भी बहुत छोटा था। सिर्फ 500 मीटर इंटू 500 मीटर की एरिया दी गई और इतने कम टाइम में सिर्फ इमेजेस पर डिपेंड रहकर ये डिसाइड कर पाना कि कहाँ पर लैंड होना है, ये विक्रम लैंडर के लिए बहुत डिफिकल्ट था। और इसी वजह से, क्योंकि विक्रम लैंडर के साथ कांटेक्ट भी लॉस्ट हो गया, इसकी वजह से हम उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाए और विक्रम लैंडर मून के सरफेस पर जाकर क्रैश हो गया। इसरो ने इस बात को बहुत दिन तक छुपा कर रखा और ये कहा कि लैंडर सिर्फ टिल्ट होकर गिर गया है, यहाँ तक कि ऑपरेशनल है। और चंद्रयान 3 के लॉन्च के कुछ दिन पहले ही ये रिवील किया गया कि विक्रम लैंडर पूरी तरह क्रैश हो गया था। तो फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 तीसरा इंडियन लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है और इसे भी वही गोल्स अचीव करने के लिए भेजा गया था जो चंद्रयान 2 नहीं कर पाया। और चंद्रयान 3 में भी वही चीज़ें थी जो चंद्रयान 2 में थी, यानी कि एक विक्रम लैंडर और एक प्रज्ञान नाम का रोवर और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल भी था जो कि लैंडर और रोवर को लूनर ऑर्बिट में ले जाएगा और आराम से डिसेंड करने में हेल्प करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, चंद्रयान 2 के गोल्स थे क्या क्या, आइए इसे मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चंद्रयान 2 के साथ भेजे हुए ऑर्बिटर के कुछ ये गोल्स थे: लूनार टोपोग्राफी और मिनरोलॉजी को स्टडी करना और लूनार एक्सोस्फीयर के बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और साथ ही वाटर, आइस और हाइड्रोक्सिल के प्रेजेंस को भी डिटेक्ट करना, क्योंकि ये माना जाता है कि मून के साउथ पोल पर वाटर, आइस एग्जिस्ट करती है, तो इसे भी डिटेक्ट करने की कोशिश करने वाला था ऑर्बिटर ये। और इसके साथ ही लूनार सरफेस को स्टडी करके 3D मैप्स बनाने में भी हेल्प करने वाला था। लेकिन क्योंकि चंद्रयान 2 का रोवर सक्सेसफुली काम नहीं कर पाया, इसलिए हम मून के सरफेस को इतने क्लोजली ऑब्जर्व नहीं कर पाए और यही मेन एजेंडा है अब चंद्रयान 3 का। ये रोवर यही ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा कि मून के मिट्टी में कितने मिनरल्स मौजूद है और क्या इसका कॉम्पोजिशन है, और अगर वाटर, आइस एग्जिस्ट करती है सच में, तो उसे भी क्लोजली एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। तो फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को और 5 अगस्त को ये स्पेसक्राफ्ट लूनर ऑर्बिट में एंटर करता है और 23 अगस्त के 12:32 पे ये लूनर साउथ पोल पे पहुंचता है और शाम 6:04 पे ये सक्सेसफुल लैंडिंग कर लेता है और इसी के साथ इंडिया को 4th कंट्री बनाता है जो मून पर सक्सेसफुल लैंडिंग कर पाई है और फर्स्ट ऐसी कंट्री बनाता है जो लूनर साउथ पोल पर ऐसा कर पाई है। और फ्रेंड्स, ये लूनर साउथ पोल पर इसलिए लैंड किया गया क्योंकि यहाँ पर ये रीजन साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि स्टडीज़ ये बताती है कि यहाँ पर वाटर, आइस मौजूद है और क्योंकि ये रीजन में माउंटेनियस टेरेन है, यानी प्लेन सरफेस नहीं है, और क्योंकि सनलाइट भी यहाँ पर ठीक से नहीं पहुँच पाती, इसलिए ये आइस मेल्ट नहीं होती और साथ ही साइंटिफिक प्रोब्स के लैंडिंग में भी एक
साइंटिफिक प्रोब्स के लैंडिंग को भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना देती है। और अगर एक बार ये वाटर आइस डिटेक्ट की जाए तो ये हमारे मून के, अर्थ के और सोलर सिस्टम की हिस्ट्री को समझने में बहुत यूज़फुल हो सकती है। और ये आइस आगे चल के किए जाने वाले मैन मिशंस के लिए ड्रिंकिंग वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए भी एक सोर्स की तरह इस्तेमाल की जा सकती है। और जो सबसे बड़े चैलेंजेस थे, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे चंद्रयान 3 के, उसमें आते हैं मून के सरफेस पर जाकर सॉफ्टली एंड सेफली लैंड कर पाना, प्रज्ञान रोवर की मदद से मून के सरफेस पर मूव करके उसे क्लोजली एक्सप्लोर कर पाना, और साथ ही लूनार सरफेस पर पाए जाने वाले मटेरियल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना ताकि मून के कॉम्पोजिशन को डीपली समझा जा सके। तो फ्रेंड्स, आइए अब चंद्रयान 3 के कंपोनेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं, जो कि है एक प्रोपल्शन मॉड्यूल, एक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। और जैसे मैंने पहले बताया कि इसके साथ कोई ऑर्बिटर नहीं भेजा गया, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी ऑपरेशनल है और वही यूज़ किया जा रहा है। प्रोपल्शन मॉड्यूल बेसिकली लैंडर और रोवर के कॉन्फ़िगरेशन को 100 किलोमीटर लूनार ऑर्बिट में कैरी करने वाला था। और ये एक बॉक्स जैसा दिखने वाला इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें एक साइड पर एक बड़ा सा सोलर पैनल लगा हुआ है और ऊपर के साइड एक सिलेंड्रिकल माउंटिंग स्ट्रक्चर है, जो कि लैंडर को हेल्प करेगा लैंड करने में। दूसरा है विक्रम लैंडर। ये मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये भी एक बॉक्स जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर है। इसके 4 पैर हैं और इसके अंदर रोवर के साथ अलग अलग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी है, जो कि ऑन साइट एनालिसिस को परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे। विक्रम लैंडर की एक ये भी खासियत है कि इसमें 4 वेरिएबल थ्रस्ट के इंजन्स लगाए गए हैं, ना कि चंद्रयान 2 की तरह 5, क्योंकि जो चंद्रयान 2 में 5वां था वो सेंट्रली माउंटेड था और ये एक फिक्स थ्रस्ट तक का ही कैपेबल था। और इसी रीज़न की वजह से चंद्रयान 2 लैंडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। और इसलिए ये जो 5th सेंट्रली माउंटेड थ्रस्ट इंजन था, इसे हटा दिया गया और जो लिमिट लगाई गई थी थ्रस्ट की वो भी हटा दी गई, ताकि लैंडर खुद ही कंट्रोल सके थ्रस्ट और एल्टीट्यूड को जिस तरह ज़रूरत हो लैंड करने के लिए। इसके साथ ही लैंडर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी किए गए, जैसे कि स्ट्रक्चरल रिजिडिटी को इम्प्रूव किया गया, डेटा फ्रीक्वेंसी एंड ट्रांसमिशन को इंक्रीज़ कर दिया गया, ताकि लैंडर खुद ही हैंडल कर सके अगर डिसेंट और लैंडिंग के समय कुछ फेल्यूर आता है तो। और इसके लैंडिंग एरिया का जो पैच था वो भी बहुत बड़ा कर दिया गया। जो चंद्रयान 2 में सिर्फ 500 मीटर इंटू 500 मीटर का पैच था, लेकिन चंद्रयान 3 के लिए 4 इंटू 4 किलोमीटर्स का पैच दिया गया, ताकि एक परफेक्ट लैंडिंग साइट आइडेंटिफाई कर सके। और इसके बाद अगर रोवर की बात की जाए तो प्रज्ञान रोवर एक 6 व्हील्ड व्हीकल है और इसका टोटल वज़न 26 किलोग्राम है। वज़न में हल्का होने की वजह से ये बहुत आसानी से मून के सरफेस पर मूव कर सकता है और इसकी वजह से रोवर ही वो मेन इंस्ट्रूमेंट बनता है जो लूनार सॉइल में वाटर आइस को डिटेक्ट करने, लूनार सरफेस के कॉम्पोजिशन को अंडरस्टैंड करने और हिस्ट्री समझने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 में जो मेन टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए गए हैं, जिन्हें पेलोड्स भी कहते हैं, तो आइए अब इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहला पेलोड विक्रम लैंडर में यूज़ किया गया है उसका शॉर्ट फॉर्म है चेस्ट, यानी चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, और ये लूनार सरफेस के थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर को मेजर करेगा। दूसरा पेलोड है इल्सा, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सीस्मिक एक्टिविटी। ये बेसिकली मून के सीस्मिक एक्टिविटीज़ को मेजर करेगा, यानी मून पर होने वाले अर्थक्वेक्स यानी मून क्वेक्स को मेजर करेगा। और तीसरा है लैंगम्योर प्रोब, इसे एलपी भी कहते हैं, और ये बेसिकली मून के सरफेस पर प्लाज्मा डेंसिटी को एस्टिमेट करने की कोशिश करेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे लैंडर में यूज़ किए गए हुए पेलोड्स। अब आते हैं रोवर पे। जो रोवर में पेलोड यूज़ किए गए हैं उसमें है पहला APXS, इसका फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और यही वो डिवाइस है जिसकी मदद से लूनार सरफेस के मिनरलोजिकल और केमिकल कॉम्पोजिशन को इन्फर करने की कोशिश की जाएगी। और दूसरा पेलोड है LIBS, लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, और ये बेसिकली लूनार लैंडिंग साइट के आसपास के रॉक्स और सॉइल में एलिमेंटल कॉम्पोजिशन को डिटरमाइन करेगा। और लास्ट में आता है प्रोपल्शन मॉड्यूल के पेलोड, उसमें सिर्फ एक ही पेलोड यूज़ किया गया है जिसका नाम है शेप, यानी स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, और ये इंस्ट्रूमेंट नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ की रेंज में लूनार ऑर्बिट और अर्थ के बीच के स्पेक्ट्रल और पोलरिमेट्रिक मेजरमेंट्स को स्टडी करेगा।
और फ्रेंड्स अगर चंद्रयान 3 के लॉन्च की बात की जाए तो ये लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, जैसे मैंने पहले बताया, सुबह 9:05 पे सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी SDSC के सेकेंड लॉन्च पैड से, जो कि सिचुएटेड है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। और 23 अगस्त को जब विक्रम लैंडर लैंड करने की तैयारी में था तो 11:30 मिनट तक ये मून के सरफेस से 7.2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था और कुछ सेकेंड तक ये डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए वो स्टेबलाइज होते गया और हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन में आ गया और फाइनली लैंड हो गया। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस मिशन की जो टोटल लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1 लूनार डे तक ही वो लैंडर और रोवर दोनों काम कर सकते हैं, यानी ये बनता है 14 अर्थ डेज के आसपास। और इन दोनों को सिर्फ लूनार डेज के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। लूनार नाइट अगर स्टार्ट हो जाए तो ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मून का टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है लूनार नाइट के टाइम, -230 डिग्री सेल्सियस तक चला जा सकता है। और इतने कम टेम्परेचर में कोई भी मशीन के लिए ऑपरेट करना वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास बहुत कम टाइम है, सिर्फ 14 डेज़ के टाइम में सारे एक्सपेरिमेंट, सारे ऑब्जर्वेशंस कंप्लीट करने हैं। और जब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे और जो डिस्कवरीज की गई वो पब्लिकली रिवील की जाएगी तो मैं उसके ऊपर एक वापस से वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वो भी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर बात की जाए चंद्रयान 3 के फंडिंग की, तो इसरो के फॉर्मर चेयरमैन के सिवन ने ये बताया कि इसका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आया है 721 करोड़ इंडियन रुपीज़, यानी $90 मिलियन के आसपास। तो फ्रेंड्स ये थे चंद्रयान 3 के बारे में सारे डिटेल्स। मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला होगा या कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा होगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट्स जानना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप चंद्रयान 3 के किए हुए डिस्कवरीज को जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं वापस कोई ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।